अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। रावत हाउस में सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर रागिनी और विक्रम की बातें हो रही थी। विक्रम ने अपनी माँ से कहा, मॉम मैं सच कह रहा हूँ, आप एक बार मामा जी को रणविजय के विला पर लेकर जाइए और देखिए वहाँ क्या है। रागिनी ने विक्रम की बात को ध्यान से सुना और बोली, विक्की विजय अच्छे से जानता है, उसके जिंदगी का हर फैसला भैया ही करते आए हैं, आगे भी वही करेंगे, इसलिए तुम ज्यादा जासूस मत बनो। विक्रम ने अपने आंखें को घुमाकर कहा, मॉम मैं जासूस नहीं बन रहा, आप दोनों एक बार तो देख कर आओ। उसी समय मिस्टर रणधीर रावत स्टिक पकड़कर डाइनिंग टेबल पर आए और विक्रम और रागिनी की बातें सुन लिए। जब तक एक घर के मेल मेड मिस्टर रावत के पीछे पीछे आई और उनके लिए डाइनिंग टेबल की चेयर घिसकाया और रणधीर ने पूछे, क्या कोई सीरियस मैटर पर बात हो रही है, जरा हमें भी बताओ, उन्होंने बैठते हुए पूछा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं भैया, विक्की अपने बिजनेस के बारे में मुझे बता रहा था कि कितनी भागदौड़ करनी होती है। रागिनी ने सिर हिलाकर विक्रम को इशारा करते नहीं बोली। रणधीर रावत ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की बिजनेस करना आसान नहीं, लोग पैसों को देखते हैं लेकिन उसके पीछे मेहनत और दिमाग के खेल को नहीं समझते। यहाँ कितने घंटे काम करना होता है, ये अच्छी बातों को नहीं समझते। वेल, तुम रणविजय की बिजनेस पर काम कर रहे हो, अच्छी बात है, पर याद रखना वो सिर्फ रणविजय का बिजनेस नहीं, रावत एम्पायर स्टेट का हिस्सा है वो कंपनी, इसीलिए इसको जवाबदारी से काम करना। विक्रम ने मन में बड़बड़ाया और चेहरे पर कुटिलता के भाव आया रणधीर रावत को देखकर। अभी तो सिर्फ रणविजय का बिजनेस और चेयर छीना है मैंने, देखते रहिए मामा जी, इस एम्पायर स्टेट को भी छीन लूंगा रणविजय से। इस तरह से उसने मेरा प्यार छीना था, मेरी नीलम को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, उसी तरह जाल में अब रणविजय को फंसाकर इस खानदान और बिजनेस से छीन लूंगा। घर के कुछ मेड ने तीनों का प्लेट पर खाना सर्व किया और तीनों खाने पर ध्यान दिए। खुराना मेंशन में यहाँ भी सभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। जगत खुराना का फोन आया हुआ था और वो रिसीव करके बात करने में लगे थे और घर के सदस्य चुपचाप ब्रेकफास्ट एंजॉय करने खा रहे थे। फिर जगत खुराना ने फोन रखा और बोले, संजय कल पुणे जाना है, हमारी एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं से फोन था, वहाँ कुछ गड़बड़ी है, उसे देखने बुलाए हैं। संजय खुराना ने कहा, ओके डैड आप टेंशन मत लो। सनाया खुराना ने शीतल से बोली, मम्मी जी आप म्यूजिक यूनिवर्सिटी के ऑफिस ज्वाइन कब करेंगी? शीतल ने सनाया से बोली, इनफैक्ट आज ही से ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे भी बेताबी है किसी से मिलने की। सक्षम खुराना ने कहा, मॉम आपने टी सीरीज कंपनी से बात किया हमारे लिए एल्बम शूट करने के लिए? कॉलेज में बात चल रही है, माणिक मल्होत्रा अपने लिए एक म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, और मुझे पता है वो हमें एक चांस तो नहीं देंगे। शीतल ने खाते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं माणिक मल्होत्रा के बीच इंटरफेयर करूंगी, जब मेरा बेटा गिटार अच्छा प्ले करता है तो दूसरा क्यों। सक्षम खुराना बहुत खुश हो गया मॉम की बात सुनकर, फिर बोला खड़े होते हुए, थैंक्स मॉम, आप कितनी अच्छी, मैं चलता हूँ कॉलेज, बाय एवरीवन। सनाया ने कहा, इसे तो आज बहुत जल्दी है कॉलेज की। संजय ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ लड़की पटाना भी तो है उसे। सनाया ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ अक्षा देसाई मिशन लव। संजय और सनाया एक दूसरे को देखकर हंसे। इधर रणविजय ऑफिस के लिए निकल रहा था और सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र अक्षा पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी। कुछ दूर पर हॉल था जहां रणविजय के दोनों सेक्रेटरी फाइल पर बिजी थे रणविजय के इंतजार में। रणविजय अक्षा के पास जाते हुए कहा, मिस अक्षा ये मेरे सेविंग कार्ड है तुम्हारे जरूरत के लिए, इसे रख लो। अक्षा ने सिर उठाकर देखा रणविजय को। रणविजय ने कहा, लो ये कार्ड। अक्षा ने संकोचन से बोली, नहीं मैं ये कैसे ले सकती हूँ, थैंक्स पर ये मुझे नहीं चाहिए और मुझे ज़रूरत भी नहीं, मेरे पास दादाजी के एक कार्ड रखा है। रणविजय ने अपने आंखें ऊपर किया और बोला, ओह गॉड कैसी बेवकूफ़ है। फिर अक्षा को देखकर बोला, देखो हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, पर पंडित जी को लगता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं इस तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ।
और मैं हर तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, और अगर तुमने उनके पैसे खर्च किए तो उन्हें लगेगा कि मैं लापरवाही बरत रहा हूँ तुम्हें लेकर। इसलिए मैं किसी से अपने लिए कोई गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहता। तुम ये कार्ड रखो और अपने लिए शॉपिंग कर लेना, क्योंकि तुम कॉलेज भी तो जाने लगी हो। अक्षा ने झिझकते हुए वो कार्ड लिया और बोली, मिस्टर रावत, सच में मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ दादाजी की वजह से रख रही हूँ। रणविजय अब आगे बढ़ते हुए कहा, मुस्कुराते हुए, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब तैयारों ने अपने कमरे में आई। घर का दरवाजा नॉक हुआ तो टोनी डिसूजा दरवाजा खोला। सामने मिस्टर रणधीर रावत और अग्नि बुआ आई थी। दोनों अंदर आ ही रहे थे कि अच्छा बैग लेकर आ रही थी। टोनी डिसूजा को समझ नहीं आया कि वो रणविजय को कैसे बताए कि मिस्टर रावत और उनकी बुआ आई है। रागिनी और मिस्टर रावत हॉल में थे और अक्षा सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी दो घर के मेड सीढ़ियों पर आए। अक्षा ने उन दोनों को देखकर मन में सोचा, ये लोग जरूर मिस्टर रावत से ताल्लुक रखते हैं। मैं क्या करूं? मुझे सच बताना भी नहीं है कि मैं कौन हूं। फिर उसने आते हुए मेड से पूछा, ये लोग कौन हैं और इस वक्त क्या करने आए हैं? मिस्टर रावत अभी घर पर नहीं है। मेड लीला ने कहा, मैम, ये लोग हमारे मालिक मिस्टर रावत के पिता है और उनकी बुआ है। ये लोग आज अचानक ही आए हैं। अच्छा को भी फोन आया, वो स्विच ऑफ कर दिया और सोचने लगी, अभी उससे भी तो कॉलेज जाना है। मिस्टर रावत घर में को देखते हुए बोलने लगे और चलते सामने आए, रागिनी, इस घर में मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चेंज हो, और तुम घर की इंटीरियर चेंज करने बोल रही थी। वो तो तुम कोई इंटीरियर डिजाइनर को वो बोल ही रहे थे कि सीढ़ियों पर खड़े लोगों पर निगाह गई। वो दो तो यूनिफॉर्म थे, पर एक सिर्फ साधारण सलवार कमीज में है। मिस्टर रावत के मन में आया। रागिनी भी अपने भैया के साथ पीछे आते हुए सीढ़ियों पर देखी और वही ख्याल आया जो मिस्टर रावत के थे, लेकिन वो चुप नहीं रही और जल्दी से आंखें सिकुड़ कर बोली, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मेड हो तो घर के साफ सफाई पर ध्यान दो। और तुम? उसने अक्षा से कहा। तो अक्षा ने हड़बड़ाई सी देखने लगी। फिर रागिनी से पूछा, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? अक्षा और सकेत में आ गई, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोले, पर वो जो भी समझे वो देखती रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी। बड़े घर की सोच ही छोटी होती है, सभी को उसके पहनावे पर तोल दिया जाता है। टोनी आगे आया और अक्षा को देखकर बोलने लगा, जी मैम, आप गलत समझ रहे हैं। ये मैं, अक्षा ने इशारा किया, नहीं। टोनी डिसूजा रुक गया बोलते बोलते। अक्षा ने देखा रागिनी ने जो कुर्ता और सरारा पहनी थी वो स्टाइलिश कपड़ों के साथ महंगे थे। कानों में हीरो का जड़ाऊ टॉप्स, गले में पतली सोने का नेकलेस पर छोटे छोटे हीरो जड़े थे। बाल कंधे से 1 इंच लंबे थे। और मिस्टर रावत, उन्होंने बिजनेस सूट पहने थे, काले कोट पर मलमल के स्कार्फ नेक पर, आंखों में पावर वाली चश्मा थी और स्टिक को लेकर चलते हैं। टीनू डिसूजा वहाँ आया और बोला, मैम, आप लोगों के लिए चाय कॉफ़ी ले आऊं या जूस? अक्षा और मेड नीचे उतरे तो वो लोग सीढ़ी चढ़ते हुए कहा, हमें जब ज़रूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे, अभी तुम इंतज़ार करो। वह बोलकर घर में मुआयना करने जाने लगी। अक्षा अब वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे जाते हुए वो लोग नहीं देखे। इधर रणविजय ने अपने खास मैनेजर विराज के रावत ग्रुप ऑफ कंपनीज में बुला लिया और अपने दिनचर्या के शेड्यूल की सारी बातें उनके सारे कंपनी के पार्टनरों तक पहुंचाने के लिए कहा। वो शेड्यूल पर बात कर रहा था, तभी टोनी का फोन आया और बताया, सर, मिस्टर चेयरमैन आए हैं आपके बुआ के साथ। रणविजय, जो आराम से सीट पर टिका बैठा था, वो हड़बड़ाकर सीधा बैठा और पूछा, क्यों आए हैं? और अभी अक्षा कहाँ है? या कॉलेज चली गई? इन लोगों ने अक्षा को देखा तो नहीं? एक साथ सारे सवाल पूछ डाले हैरत से। टोनी डिसूजा ने लड़खड़ाते हुए कहा, जी सर, सब वो लोग आए हैं, तो मैम कॉलेज के लिए निकल रही थी। रणविजय ने टोनी की अधूरे बात सुनकर परेशान हुआ और चौंकते हुए बोला, क्या? टोनी डिसूजा ने कहा, पर घर के मेड भी मैम के पास खड़ी थी। तो मिस्टर चेयरमैन ने समझा वो भी मेड है और बुआ मैम ने उन्हें यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए बोली। रणविजय ने कहा, फिर अक्षा ने क्या जवाब दिया?
टोनी डिसूजा ने बताया। मैम चुप रही। मैंने सोचा मैम खुद ही इंट्रोडक्शन कराएगी, लेकिन मैम चुप रही। मैं कुछ बोलता तो मैम ने मना किया बोलने से। रणविजय ने अफसोस जताया और कहा, अक्षा को सच बता देना चाहिए था, वो नहीं बताई तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। खैर, वो लोग क्यों आए, कुछ पता चला? टोनी डिसूजा ने कहा, शायद रागिनी मैम इस विला का इंटीरियर चेंज कराना चाहती है और इसी पर सर और मैडम का बात कर रहे थे। रणविजय ने कहा, ठीक है, मैं उन लोगों से बात करूंगा। मुझे इस घर पर अब कोई इंटीरियर नहीं चेंज कराना। मैं फ़ोन रखता हूँ। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और सोचने लगा। संगीत यूनिवर्सिटी में अक्षा गाड़ी से उतरकर सोचते हुए अपने धुन में कॉलेज से कंपाउंड में आई और क्लासरूम की ओर बढ़ने रही थी। उसने सामने उदय, साहिल और मयंक को नहीं देख रही थी। उदय और मयंक बोलते हुए सामने खड़े हो गए, मुर्गी कुकड़ू को। इस आवाज़ से अक्षा का ध्यान हटा तो वो उदय और साहिल और मयंक के सामने खड़ी पाई। अक्षा इग्नोर कर आगे बढ़ी तो उदय ने पैर मारकर अक्षा को गिराने लगे। साहिल और मयंक ठहाके मारकर हंसने लगे। उदय ने कहा, उस थप्पड़ का छोटा सा ट्रेलर है, ये लोग आगे आगे देखो फिर क्या करता है। अक्षा के पैर फंसने पर वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगी तो सक्षम ने उसको सहारा देकर गिरने से बचा लिया। उदय, साहिल और मयंक शॉक्ड होकर सक्षम को देखने लगी। अक्षा सीधा खड़े हुई और सरप्राइज हो गई। ये वाहियात इंसान उसे गिरने से क्यों बचाया? वो भी तो सभी के साथ रैगिंग के नाम पर बदतमीजी करके सबको परेशान करता है। कंपाउंड में खड़े बहुत से स्टूडेंट में दृश्य देखकर सन्न रह गए। वो मुंह खोलकर देखते रहे, आज सक्षम को क्या हुआ। सक्षम ने पहले तो मासूमियत से कहा, सॉरी मिस्टर अक्षा, मेरे दोस्त ने मिसबिहेव किया। उसके लिए फिर वो अपने दोस्तों को दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम लोग किसी भी लड़की से बदतमीजी नहीं करोगे और अभी के अभी तुम मिस अक्षा से माफ़ी मांगो। अक्षा के पास हिना आई और हैरत से देखने लगी सक्षम और उनके दोस्तों को। उदय, साहिल और मयंक ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। आज सूरज कहाँ से उगा है या ये सब? नहीं, ये कैसे हो सकता है कि सक्षम हमें माफ़ी मांगने बोल रहा है? सक्षम ने देखा कि उसने दोस्त शॉक्ड होकर उसे देख रहे हैं और वो पास गया, उदय के कंधे पर हाथ रखा और अपनी बात दोहराई। मैंने कहा तुम तीनों अपनी मिसबिहेव के लिए मिस अक्षा से माफ़ी मांगो, जाओ नाउ फास्ट। उसने आखिर शब्द ऊंची आवाज़ में कहा। उदय ने लड़खड़ाते हुए कहा, सक्षम ये क्या बोल रहे हो? हम हमेशा तो रैगिंग करते आए हैं, हम सीनियर स्टूडेंट हैं। इस मयंक ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ सक्षम, उदय सही कह रहा है। सक्षम फिर गुस्से से आंखें फैलाकर दोस्त हो इसीलिए बोल रहा हूँ, जाओ माफ़ी मांगो और आगे किसी को परेशान नहीं करोगे। आई बात समझ में? साहिल ने कहा, ठीक है। वह अक्षा को देखकर बोला, सॉरी अक्षा जी, आइंदा गलती नहीं होगी। फिर वो सक्षम को देखकर बोला, अब खुश, मैंने तीनों के तरफ से बोल दिया है। फिर चारों ओर देखा तो कंपाउंड में सारे स्टूडेंट इन्हीं को नजरें गड़ाए खड़े थे। उसे साहिल देखकर बोला, और तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है? गो नाउ। उसने आंखें तरेर कर देखा तो सारे स्टूडेंट जाने लगे। अक्षा और हिना भी वापस क्लासरूम की ओर जाने को मुड़े तो सक्षम ने कहा, मिस अक्षा रुको। अक्षा रुकी और पीछे देखी तो सक्षम उसी की ओर आ रहा था। सक्षम ने कहा, पास आकर, आगे यहाँ इस कॉलेज में रैगिंग नहीं होगी और किसी भी लड़के को कोई परेशानी नहीं करेगा। नाउ जस्ट फ्रेंड। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा अपनी आंखें और भौहें को सिकुड़ कर देखी तो हिना ने कहा, चलो अक्षा, चलते हैं। उसने आगे कदम बढ़ाते हुए अक्षा को खींच लिया और आगे बढ़ी। अक्षा, सक्षम ने कहा तेज आवाज में, मिस अक्षा, जब भी मन करे दोस्ती का तो मैं यहाँ हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इधर। विक्रम अपने केबिन में बैठा था। उसी समय उसकी फ़ोन पर रिंग आया। उसने फ़ोन का स्क्रीन देखा और रिसीव किया। हेलो मॉम, इस वक्त क्यों फ़ोन किया आपने? फ़ोन के दूसरे तरफ से रागिनी जी बोली, तुमने हमें रावत विला रणविजय के हाउस में भेजे थे, तुम बताए नहीं थे मकसद क्या था? और मैं भैया को लेकर गई थी, वहाँ कुछ नहीं मिला हमें जो शक के दायरे में हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों भौहें नचा कर कहा, ओह, मैंने बस कहा था जाकर देखो, अकेले रहता है।
कभी कभी उसके हाउस जाकर देख लिया करो, क्या बुरा किया। रागिनी ने फिर कहा, ठीक है, हमने देख लिया है, मेड के अलावा कुछ नहीं है। उसके होम टेकर डिसूजा और भैया को शक ना हो सोचकर मैंने भैया से कहा कि इंटीरियर चेंज करने की सलाह दी थी ले जाने के लिए। हाँ, पर एक न्यू मेड देखी जो यूनिफॉर्म में नहीं थी। रणविजय तो हमेशा रूल्स पर रहता है, अपने हाउस के मेड हो या ऑफिस के, सभी हाउस रूल्स फॉलो करते हैं। चल, पर वो लड़की? विक्रम ने आंखें सिकुड़ कर पूछा, क्या कहा आपने, कौन लड़की? रागिनी ने बात बढ़ाना पसंद नहीं किया और बात खत्म करने के मूड से बोली, कुछ नहीं, बस तुम अपने काम पे ध्यान दो और भैया के सामने एक जिम्मेदार बेटा बनकर उन्हें प्रोवाइड करो। अब मैं फोन रखती हूँ, मेरी किटी पार्टी का समय हो रहा है, बाय, शाम को मिलते हैं डिनर पर। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया। विक्रम ने अपने आप से कहा, मॉम ने कहा कोई लड़की, कौन है, कहीं वही तो नहीं, मुझे एक बार जाकर देखना तो बनता है। आखिर रणविजय क्या कर रहा है, भाई हूँ, उसका फिक्र तो बनता है, चाहे प्यार से या दुश्मनी से। उसने एक तिरछी मुस्कान दिया, खतरनाक इरादे से। संगीत यूनिवर्सिटी में एक बड़े से म्यूजिक कमरे में सक्षम अपने दोस्तों के साथ थे। उदय नाराज भाव से दीवार पर मुक्का मार रहा था तो मयंक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ड्रम बजाने के स्टिक पकड़े दोनों स्टिक को एक दूसरे को मार रहा था। वही साहिल सक्षम का मदद कर रहा था गिटार का तार कसने के लिए। सक्षम तीनों पर नजर बनाए थे, फिर तीनों की नाराजगी देखकर बोला, क्या हो गया तुम तीनों को? कहा ना, जो मैंने किया वो बिजनेस फायदा के लिए है, मैं खुद उस लड़की को झेल नहीं सकता। उदय ने सक्षम की ओर बढ़ते हुए कहा, बिजनेस के लिए? वो कैसे? और मिस क्लासिक तो कोई बिजनेस फैमिली से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या माजरा है? सक्षम ने डेविल मुस्कान देकर कहा, बस तुम लोग उसे पटाने में मेरे साथ दो, वक्त आएगा सब पता चलेगा, बस अक्षा से दोस्ती हो जाए और उसे अपने मुट्ठी में कर लूं। साहिल ने मजाक करते हुए कहा, तो वो मुर्गी से कुछ और बन गई है। मयंक ने ड्रम बजाते हुए कहा, हाँ, वो पंख वाली जुगनू जिसे सक्षम अपने मुट्ठी में बंद करेगा। दिन का समय निकल गया। रणविजय शाम 7 बजे घर लौट आया। फ्रेश होकर डिनर के इंतजार में अपने फेवरेट कमरे में पियानो बजाने आया और उसने अपने मन के शांति के लिए पियानो बजाने लगा। एक बेहद खूबसूरत संगीत जो उसके मन की शांति देता है। वो आंखें बंद किए अपने उंगलियों को नचाते हुए बटन प्रेस करने लगा तो मधुर म्यूजिक की आवाज़ गूंज गई। अक्षा अपने कानों के ईयर प्लग निकाली तो कानों में मधुर संगीत सुनाई दिया। उसके रोम रोम खड़े हुए, साथ ही उसके कान उसे और सुनने की उत्सुक हुई तो वो अपने पैरों को रोक नहीं पाई और कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरी। उस मधुर संगीत की दिशा में वह एक कमरे के दरवाजे पर ठहर गई और देखने लगी। कमरे में रणविजय पियानो बजा रहा था। अक्षा बिना अनुमति के अंदर आई और चुपचाप संगीत सुनने रणविजय के पीछे आकर खड़ी हुई। रणविजय ने जब पियानो बजाना बंद किया और घूमने वाली चेयर से वो पीछे मुड़ा तो सामने अक्षा को देखा। वो सरप्राइज हुआ। रणविजय जब खड़े हुआ तो अक्षा का ध्यान हटा और बिल्कुल पास रणविजय को देखकर वो झेप गई शर्म से और पीछे कदम लिया और फिर नीचे आंखें झुकाकर बोली सॉरी और जाने के लिए मुड़ी तो रणविजय नॉर्मली खड़ा था। बस वो अक्षा को देख रहा था और हल्के मुस्कुरा कर कहा, सॉरी क्यों? मुझे तुम्हारे दादा के जैसे संगीत का ज्ञान नहीं, बस एक हॉबी है। जब मन शांति चाहता है तो इस कमरे में आकर पियानो बजा देता हूँ। अक्षा वापस मुड़ी और सौम्यता से बोली, आप बहुत अच्छा पियानो बजा लेते हैं। रणविजय ने कहा मुस्कुराते हुए, थैंक्स। तभी दरवाजे पर डिसूजा ने दस्तक दी और दरवाजा नॉक किया। अक्षा सामने दरवाजा को देखने मुड़ी तो टोनी था। रणविजय ने कहा डिसूजा को देखकर, क्या काम है? टोनी डिसूजा ने कहा, सर डिनर रेडी है, क्या डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? रणविजय ने कहा, हाँ जाओ जल्दी, मुझे भूख लग रही है। चलिए मिस अक्षा डिनर करने चले। वो दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे और डाइनिंग एरिया में की ओर जाते हुए अक्षा ने थोड़ी हिम्मत करके बोली, मिस्टर रावत आप मुझे सिर्फ अक्षा कहे तो मुझे खुशी होगी, मिस लगा देने से नाम बहुत लंबा लगता है। रणविजय ने मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल के पास आकर अपने लिए चेयर घिसका कर बैठते हुए बोला, ठीक है।
आज से मैं तुम्हें अक्षा ही बोलूँगा। उसी समय टोनी अपने हेल्परों के साथ ट्रॉली पर खाने के लिए प्लेट और खाना रखे बाउल लेकर आया और रणविजय के साथ अक्षा को खाना सर्व किया। दोनों खाना खाते बात नहीं किया। फिर कुछ देर बाद रणविजय ने कहा, मैंने सुना कि आज मेरे पेरेंट्स आए थे घर, तुम मिले उनसे? अक्षा ने कहा झिझकते हुए, हाँ, पर वो मैं। रणविजय ने पूछा, उन्होंने पूछा नहीं तुम कौन, इस घर में कैसे हो? अक्षा बुरी तरह झिझक रही थी। फिर उसने आंखें नीचे किए बोली, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। वह मेड मेरे पास खड़ी थी तो उन लोगों को लगा मैं भी इसी काम से इस घर में हूँ। रणविजय ने कहा, मतलब तुम्हारी परिचय क्या मेड की थी? अक्षा, तुम्हें सच बताना था कि तुम मुझसे शादी करके आई हो और पत्नी की हैसियत से हो। अक्षा ने भौहें चढ़ाकर कहा, रणविजय को देखकर, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। पहले भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सिर्फ दादाजी के लिए किया, उन्हें खुश देखने के लिए। मुझे शादी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने पैर पर खड़े होना चाहती हूँ और दादाजी की तरह अपना नाम कमाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने दादाजी के शादी करने के जोर देने पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हुई। रणविजय ने चुपचाप होकर सुन रहा था। जब अक्षा का बकबक बंद हुआ तो बोला, अच्छा ठीक है, तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है शादी को लेकर। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। सुनो, मैं कल सिंगापुर जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए। 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से? उसने प्यार से पूछा। अक्षा ने कहा बिना किसी भाव से, नो थैंक्स, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोली, मेरा खाना हो गया है, और टिश्यू पेपर लेकर हाथ पोंछते हुए उठी और फिर विश किया, गुड नाइट मिस्टर रावत। वो वापस सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गई। रणविजय अक्षा को देखता रहा और मन में बोला, अच्छा लगा तुम्हारे सोचने के अंदाज से कि इस दुनिया में तुम्हारी जैसा इंसान भी है जिसे कोई स्वार्थ नहीं, वरना मुझे अभी तक स्वार्थ में डूबा ही इंसान मिला है। अगली सुबह रणविजय सुबह 5 बजे उठा और अपने घर के वर्कआउट करके कमरे में जाकर वर्कआउट स्टार्ट किया। फिर योग, उसके बाद वो फ्रेश हुआ और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आया। पर अक्षा लेट थी, उसे ऑफिस जल्दी जाना था कुछ पेपर वर्क करने के लिए। वो सिंगापुर के लिए फ्लाइट लेना था, इसीलिए वो अक्षा के बिना इंतजार के ब्रेकफास्ट खत्म किया और टोनी डिसूजा से कहा, टोनी मेरे बैग पैक करके रखना, सिराज आएगा उसे बैग दे देना। वो बोलकर टिश्यू पेपर लिया, हाथ पोंछा, फिर चेयर घिसकाकर उठा और अपने स्टडी कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ मिनट में वो ऑफिस निकल गया। अक्षा की आदत थी सुबह उठकर योगा करने की। उसने योगा सीट लिया और बालकनी में ठंडी हवा सा तेजी हवा में योग शुरू किया। फिर अपने रूटीन काम के बाद नाश्ता करने नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं था। फिर उसने पूछा, टोनी दी, मिस्टर रावत कहाँ है? टोनी ने जवाब दिया, जी मैम, वो तो निकल गए ऑफिस। अक्षा ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतनी जल्दी नाश्ता भी किया? टोनी अक्षा के सरप्राइज पर मुस्कान देकर कहा, हाँ सर, उन्हें ब्रेकफास्ट कर लिया है और सर ऐसे ही चले जाते हैं। उन्होंने हर काम का समय तय किया है और फॉलो करते हैं। और आज उसने सिंगापुर जाना भी है। अक्षा ने सोचा, हाँ बड़े लोग, बड़ी बातें। कॉलेज पहुंची तो दूसरे दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा ही हलचल थी। सारे स्टूडेंट अपने अपने दोस्तों के साथ एक्साइटमेंट में बात कर रहे थे। डिस्प्ले बोर्ड में कुछ स्टूडेंट भीड़ इकट्ठी करके खड़े थे। हीना खड़े होकर सूचना डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देख रही थी। कोई फ्रेंड दिखे तो वो जाएगी। हीना को देखकर हीना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम सूचना डिस्प्ले बोर्ड के पास जाना चाहती हो तो चलो, चलकर देखते हैं क्या सूचना है। जो सारे स्टूडेंट बहुत खुश नजर आ रहे। हीना अक्षा को देखी और मुस्कुराती हुए सिर हिलाकर अक्षा के हाथ पकड़कर जाने लगी। भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ी तो सामने सक्षम अपने दोस्तों के साथ अक्षा और हीना के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे। अक्षा और हीना ठिठक कर रुकी। हीना ने कहा, ये इरिटेटिंग लोग, हम जहाँ जाते हैं वहीं इन्हें भी आना है। उसने गुस्से में भौहें को चढ़ाकर देखते बोली। अक्षा ने कहा, अब क्या करें, हम बाद में देख लेंगे, अभी क्लास चलते हैं। उसने हीना के मुंह बनाकर कहा। हीना बोली सिर हिलाकर,
हाँ चले ही सही है। इन लोगों से दूर रहने के लिए दोनों सहेली मुड़ने वाली थी। उसी समय सक्षम ने देखा और आवाज़ लगाई, अच्छा जी, हिना जी प्लीज़ बात सुनिए। अक्षय और हिना एक दूसरे को देखा, फिर वापस मुड़कर सक्षम को देखकर सिर हिलाकर हिना ने झिल्लाकर पूछा, क्या है, क्यों रोका? सक्षम ने प्यार से जवाब दिया, सॉरी बुरा लगा तो। तुम दोनों सूचना डिस्प्ले बोर्ड को ऐसे ही बिना देखे जा रहे थे, तो मुझे लगा शायद हमारे कारण तुम दोनों यहाँ से वापस जा रहे हो। हिना और अक्षय ने धीरे धीरे फुसफुसा कर कहा, बात सही है, पर इससे पंगा लेना सही नहीं है। इसलिए अक्षय तो कुछ सोच फिर बोली। अक्षय ने कहा, देखो हम बाद में भी देख सकते हैं, इसीलिए सूचना बोर्ड के पास नहीं गए। सक्षम ने कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, तुम लोग आराम से देख लो। फिर सक्षम ने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, उदय, मयंक चलो, ये साहिल कहाँ है? साहिल ने कहा, बस तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। सक्षम आगे आगे, बाकी पीछे पीछे जाने लगे। अक्षय और हिना ने सूचना बोर्ड देखने लगे तो सूचना पढ़कर खुश हुए और वापस जाते हुए बोले, हिना ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हिना ने खुशी जताते हुए कहा, आज से 3 दिन का ऑडिशन, 2 दिन तो पार्टिसिपेटिंग का करेंगे, उसका ऑडिशन होगा और फाइनल तीसरे दिन में। आज का दिन तो कॉलेज के बैंड ग्रुप बना था, इसका और कुछ सालों सॉन्ग भी ऑडिशन में हुआ, पर अक्षय का नंबर नहीं आया। 5 लोगों का पैनल बना था और सभी अच्छी खासी हस्तियाँ थी। अक्षय उदास नहीं थी, आज उसका ऑडिशन नहीं हुआ, 1 दिन का समय था और दूसरे दिन पूरी तैयारी जाने की सोची। उसने गाना भी चुन लिया और रात को अपने कमरे में प्रैक्टिस जमकर किया। अगले दिन सूरज के नई किरणों के साथ अपने के ताजगी भरती हुई अक्षय ने सुबह योगा से शुरुआत किया। रावत हाउस में विक्रम और रागिनी बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिससे कुछ प्रश्न विक्रम अपने मॉम से कर रहा था। मॉम आपने कहा था कि कपूर खानदान से रिया कपूर का रिश्ता आया है रणविजय के लिए, आगे बात बढ़ी कि नहीं? रागिनी ने जवाब दिया, भैया ने विजय से बात किया था, पर विजय शादी करना नहीं चाहता। विक्रम ने भौहें सिकुड़ाकर पूछा, तो वो शादी करेगा नहीं क्या? रागिनी ने कहा सीढ़ियों उतरते हुए, फिलहाल तो नहीं करना उसे, पर तू क्यों सोच रहा है, तुझे तो नहीं करने? विक्रम से मुंह सिकुड़ कर कहा, व्हाट रबिश, क्या बोल रही हो? फिर मन में बड़बड़ाया, मैं कभी शादी से खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे हर लड़की अच्छी लगती है, तो एक का ऑप्शन नहीं रखता। दोनों डाइनिंग एरिया में आए और अपने सीट पर बैठे तो रागिनी ने कहा, तुमने विजय का डिजायर विला क्यों भेजा था? तेरी मकसद मुझे समझ नहीं आया था। वहाँ सभी नौकर चाकर थे। हाँ, पर एक मेड बिना यूनिफॉर्म की थी, वो देखने में ठीक थी। मैंने उसे चेतावनी दे दी कि बिना यूनिफॉर्म की वो यहाँ काम नहीं कर सकती। विक्रम ने कहा, आप मेरी तरह रणविजय को सीधा साधा मत समझो। मुझे तो बाहर रहने का इजाज़त देती नहीं, और रणविजय का खुद का पॉश इलाके में विला, ऊपर से अकेले रहने का इजाज़त दे दिया। एक बार मैं 2 लोगों के साथ अलग अलग फैसला कैसे? रागिनी ने कहा, विक्की, रणविजय ने खुद अपने कमाई से विला खरीदा है। वो कॉलेज में था जब से भैया का बिजनेस में हाथ बटा रहा है। और तुमने क्या किया था जब कोई जिम्मेदारी निभा रहे थे? मेरे कहने पर तुमने अभी रणविजय का छोड़ा हुआ बिजनेस संभाला रहा है। विक्रम का तन बदन गुस्से में उबल गया। रणविजय का छोड़ा हुआ बिजनेस सुनकर, वो हमेशा रणविजय का छोड़ा हुआ हर चीज़ यूज किया है, इसीलिए उसे तंज सहने पड़ते हैं। विक्रम गुस्से से लाल हुआ, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। सामने से रणधीर रावत अपने खास नौकर के साथ आ रहे थे। उसे देख और चेयर छोड़कर वहाँ से जाने लगा। रागिनी बोलती रही, विक्की पहले नाश्ता कर लो फिर जाना। कॉलेज में सारा दिन ऑडिशन के लिए अक्षय अपने नंबर का इंतजार करती रही, लेकिन नंबर नहीं आया। वह घर आ गई और रिहर्सल करते गाना गा रही थी। अपने कमरे में आ चुकी शाम थी। वह घर में 2 मेड थी, पर टोनी के सुबह ही बोल दिया था कि उसके फैमिली फंक्शन है, तो वह आज रात नहीं लौट रहा है। विक्रम आज मूड खराब होने के वजह से ऑफिस में सबसे चिढ़कर बात किया। हर छोटी गलती पर एम्प्लॉय के मुंह पर पेपर और फाइल मार दिया। फिर 5 बजे ही
वो बार में जाकर बैठ गया और शराब के बोतलों से गिलास पर गिलास शराब डालकर पीने लगा था। वो गुस्से में उठा और रणविजय से 2-4 बात होने की मूड में बार से निकल गया। डिजायर विला। अक्षा कभी कमरे से लौन आती तो कभी गाते हुए डांस करने लिविंग रूम में आती है, तो कभी गाते हुए स्विमिंग पूल के पानी पर हाथ डालकर पानी के ऊपर फेंकते हुए एंजॉय कर रही थी। जैसे ही अक्षा गाने गाते लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी, उसी समय विक्रम की गाड़ी आई और घर के दरवाजे पर रुकी। अक्षा के गाने की आवाज़ आई तो विक्रम ने ताज्जुब हुआ और भड़का नौकरों को भी कितनी आज़ादी दे रखा है। ये रणविजय तो बड़बड़ाते हुए अंदर आया और अक्षा को डांस करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। विक्रम के लिए शॉकिंग था और नशा पूरा उड़ गया और सोचने लगा, रणविजय ने किसे अपने घर पर रखा है? कौन है वो यूनिफॉर्म में नहीं है और ना किसी नौकर की इतनी हिम्मत कि वो इस घर में जैसे चाहे रहे। वो कौन है? मुझे जानना है। वो सोचकर ऊपर गया। अक्षा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद नहीं किया था और बिस्तर पर पेट के बल लेटते हुए अपने गाने में खोई थी और वो एक फ्रॉक पहनी थी और अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर मोड़े लेटी थी। विक्रम अक्षा की आवाज़ सुनकर अक्षा के कमरे में गया और अक्षा के गोरे गोरे पैरों को देखा तो उसके शरीर का तापमान बढ़ गया और सोचने लगा, ये नौकरानी तो नहीं हो सकती, तो कौन है ये? कहीं रणविजय अपने ऐश के लिए कोई लड़की रखी है? वैसे भी इस घर में कोई आता जाता नहीं है, तो एक रखेल रखने में क्या जाता है? उसके मन में गंदी विचार आने लगा था। वो अक्षा को बिस्तर पर करवट बदलते हुए गोल घूमते हुए देख भी रहा था। अक्षा तो अपने ही धुन में मस्त थी। उसे अपने कपड़ों का हाल बेहाल हो चुका था। उसके पूरे गोरे पैर से गोरे टांगे दिखाई दे रहा था। विक्रम तो था लड़कियों का यूज करने वाला भावरा। अक्षा की खूबसूरती देखकर वो पूरी तरह से गर्म हो चुका था। उसके अंदर अक्षा को पाने की चाहत पूरी उफान मारने लगी और वो धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा और पेट के बल लेटी अक्षा को पैरों पर हाथ मारकर धीरे धीरे चलाने लगा। अक्षा घबराकर पलटी और देखा, कोई अजनबी आदमी सूट बूट पहने यहाँ पर है। अक्षा जल्दी पलटकर बिस्तर से दूसरे तरफ आकर खड़ी हुई और आंखें सिकुड़कर गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विक्रम मुस्कुराते हुए अक्षा की तरफ बढ़ते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं भी आशिक हूँ, प्यार का मारा ताजी फूलों का रसपान करने वाला भोगी हूँ। मुझे प्यास लग रही है। अक्षा इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया वो कैसे मदद के लिए बुलाए और विक्रम उसके तरफ बढ़ रहा था। फिर वो पीछे कदम लिया और सोची, आज टोनी भी नहीं है और ये शैतान मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। क्या करूं? किसे आवाज़ दूं? वो सोचते हुए दीवार पर लग गई और विक्रम अपने दाहिने हाथों को दीवार पर रख दिया, अक्षा को घेर कर। अक्षा अब आवाज़ लगाई। विक्रम का हाल बढ़ रहा था। घर के 2 मेड हैं, वो आ जाएंगे तो ये आदमी खुद भाग जाएगा। वो सोचकर विक्रम का हाथ को घेरों से झुकी और जाने लगी आवाज़ लगाते, सुमी दीदी, रमेश भैया, बचाओ मुझे। सुमी दीदी। अक्षा घर के दोनों मेड के नाम लेकर आवाज़ लगाई। विक्रम झटके से अक्षा के हाथ पकड़कर खींचा और अक्षा बिस्तर पर आकर गिरी। किचन से बाहर आकर सुमी और रमेश ने देखा तो ऊपर से अक्षा के हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों सीढ़ियों चढ़ने लगे। विक्रम अपने टाई ढीली करके कोट निकालकर फेंक मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सामने क्यों शर्मा रही हो? रणविजय और मुझे एक ही जानो, क्योंकि ये तो चला आ रहा है, जो रणविजय को पसंद है वो मुझे पसंद है। जिसे रणविजय ने छुआ उस पर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैं रणविजय का उत्तरायण ही अपनाता हूँ। तो आज कोई गलती नहीं हो रहा है। अक्षा बिस्तर से उठने लगी तो विक्रम अपने पैर को मोड़कर बिस्तर पर आया और बुरी तरह से अक्षा को दबोच लिया और बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन? रणविजय से ज़्यादा मजा और एनर्जी तो मुझ में है, ट्राई नहीं करोगी? विक्रम अक्षा के गर्दन पर
वाइट किया। तभी दरवाजे पर सुमी और रमेश आ गए और बोले, रुक जाइए, छोड़ दीजिए मैम को। विक्रम आवाज़ सुनकर रुका और दरवाजे की तरफ देखा तो घर के मेड थे। अच्छा, विक्रम को ध्यान मेड की तरफ देखकर जोर से विक्रम को धक्का दिया और वो अलग फेंका गया। अक्षा बिस्तर से कूदकर भागने लगी मेड के पास। विक्रम भी तेजी से उठा और गुस्से से तमतमा कर बोला, घर के मेड हो तो मेड बनकर रहो, जाओ यहाँ से। वो तेजी से लपक कर अक्षा के हाथ पकड़ लिया और मेड को चीख कर बोला, गो इन आउट, जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मेरी गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, गेट लॉस्ट। मेड सिर झुकाकर घबराकर जाने लगे तो अक्षा चिल्लाने लगी, मदद करो, मत जाओ यहाँ से। वो खींच रही थी विक्रम के खींचने पर। अच्छा, आज हिम्मत नहीं हार सकती, उसे खुद ही अपनी मदद करना होगा, नहीं तो ये जानवर उसकी आबरू लूट लेगा। विक्रम जैसे ही अक्षा को बिस्तर पर फेंकने लगा तो अक्षा उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ी और अपने एक हाथ को नाखून गड़ाते हुए फिर उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसके कलाई पर अपने दांत गड़ा दिया। वो बंदर की तरह विक्रम से चिपक गई थी। विक्रम को असहनीय दर्द हुआ तो उसके हाथ ढीले हो गए और वो आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों अक्षा से छुड़ाने लगे। अक्षा इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगी। अपने कपड़े ठीक करते हुए उसकी फोन दरवाजे के पास एक छोटा सा कबर्ड के ऊपर ही था। वो दौड़ते हुए अपने फोन को देख लिया था। उसने पीछे देखा, वो शैतान अपने हाथों को हवा में लहरा रहा था। तो अक्षा ने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से चली गई बाहर। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, लेकिन उसकी तितर बितर हुए बाल और उसके रोते हुए चेहरे फिर फटे हुए कपड़े को देखकर गलत होने का अंदेशा लगा, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने ही पूछा। वो जाने दिया। वैसे भी विक्रम को लड़कियों के जिस्म खेलने के इल्ज़ाम लगा था। उन्हें ये बात पता था। अक्षा बिना रोक टोक के उस विला से निकल गई, लेकिन रास्ते पर चलते हुए उसे अब विचार आने लगी, वो अब कहाँ जाएगी। मुंबई शहर था, इसलिए लोगों का भीड़ कम नहीं थी। सड़क पर आने जाने वाले कम नहीं थे। अक्षा के हिना की याद आई और वो फ़ोन किया, रिंग गया और 1 सेकेंड में रिसीव हुआ। वो बोली चहक कर, बोलो अक्षा, कैसे फ़ोन किया। अक्षा एक किनारे लगे पेड़ के पास लगे लोहे के चेयर पर बैठ गई और सोचने लगी वो क्या करे, किसे मदद के लिए बुलाए। वो घबराई हुई परेशान सी थी। उसके लब बुरी तरह से काँप रही थी, यहाँ तक कि उसके शरीर भी काँप रहे थे। उसके काँपते ओठों से बोली रुहासी आवाज़ में, हिना में वो घर छोड़कर आ गई। वहाँ वो शैतान ने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। वो फपक कर रो पड़ी। हिना के दिल का धक्का सा लगा और वो अक्षा के लिए घबरा गई। फिर चेयर से उठी, खड़ी हुई और पूछने लगी, अक्षा, अपने आप को संभालो और बताओ तुम कहाँ हो। मैं हॉस्टल वार्डन के साथ आती हूँ, तुम बताओ कहाँ हो तुम। अक्षा ने आसपास देखा तो कुछ आते जाते सड़क के किनारे आदमियों ने उसे घूरकर देखते गुजर रहे थे। उन लोगों पर अक्षा का नज़र पड़ी तो और घबरा गई और कांपने लगी। फिर कोई अनर्थ ना हो, लोगों की आंखों में अक्षा के बेहसी जैसा लग रहा था। फिर उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और क्या बोले। फिर वो रोते हुए बोली, हिना, मुझे नहीं पता है कहाँ बैठी हूँ, तुम ही आ जाओ, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। हिना बोली सांत्वना देते, अच्छा तुम डरो नहीं, हिम्मत रखो, ऐसे डरने से लोग और डराएंगे। तुम डरो नहीं, ऐसा करो, कोई ऑटो लो और हॉस्टल आ जाओ। मैं हॉस्टल के बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहूँगी, ठीक है। पता है ना तुम्हें, हॉस्टल यूनिवर्सिटी के पास ही है। किसी भी ऑटो वाले को बोलो, वो ले आएंगे, पर तुम हिम्मत से काम लेना, समझी। और तुम फ़ोन पर ही रहकर ऑटो लो जाओ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें, उठो चलो। हिना उसे हिम्मत दे रही थी। अच्छा कोशिश करने लगी। वो अजनबी शहर में थी, अभी तो आई थी मुंबई शहर। उसने अब तक सिर्फ कॉलेज का रास्ता देखी थी और अब ये घटना हो गया उसके साथ। अक्षा ने हिम्मत करके सड़क पर आई और एक ऑटो रिक्शा को रुकवाने लगी। हिना भी अपने हॉस्टल कमरे से निकलकर वार्डन के पास आई और अक्षा के रहने के लिए इजाज़त मांगने के लिए सारी बातें बताने लगी।
उसके उसके एक दोस्त है, आज उसके ऊपर मुसीबत आई है, इसीलिए वो हॉस्टल आ रही है। 3-4 ऑटो की यात्री था, इसीलिए नहीं रुके। फिर 5वें ऑटो रिक्शा आकर अक्षा के लिए रुका। अक्षा बैठी और बोली, संगीत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जाना है। ऑटो रिक्शा चालक ने अपने रिक्शे का मीटर चढ़ाया और बोला, मैम वहाँ तक जाने के लिए 300 लगेंगे। अक्षा ने सिर हिलाया, हाँ मैम, और ऑटो के किनारे सिमट कर बैठ गई। घबरा कर उसके फ़ोन पर अभी भी हिना की आवाज़ आ रही थी और अक्षा बोली, वो ऑटो रिक्शा में बैठ गई है और ऑटो चल पड़ा है। इधर विक्रम 7वें आसमान पर था। वो बिला से जाने से पहले 2 मेड को धमकी दिया, अगर उन लोगों ने रणविजय को कुछ भी बताया तो उन लोगों का इस घर से नौकरी छूट जाएगी और कहीं रहने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा, बोलकर वहां से चला गया। कुछ देर में ऑटो रिक्शा हॉस्टल के बिल्डिंग पर आया तो हिना इंतजार में थी। अपनी हॉस्टल वार्डन के साथ ऑटो से अक्षा उतरकर हिना के गले लगकर रोने लगी। ऑटो चालक दोनों सहेलियों का आपस में गले मिले देखा और बोला, मैडम जी पहले मेरे पैसे दे दो, फिर गले मिलते रहना। हिना भी बिना पर्स के नीचे आई थी। उसने अक्षा से कुछ भी नहीं पूछी और अपना फ़ोन निकालकर उसे पेटीएम कर दिया तो ऑटो चालक के फ़ोन पर मैसेज आया पैसे का और वहाँ से चला गया। हिना से लिपटी अक्षा को देखकर वार्डन ने सहानुभूति दिखाई और अंदर चलने बोली दोनों को। अक्षा और हिना हॉस्टल के रूम में आई और हिना बोतल से अक्षा को बैठाकर पानी पिलाई और अक्षा के साथ हुए घटना के बारे में सुनने लगी। भोपाल शहर, रात के 9 बजे करीब एक स्पोर्ट कार सुनसान सड़क पर स्पीड से चले जा रहा था। चारों ओर सड़क पर एलईडी लाइटें जगमगा रही थी। उसकी दुनिया रोशनी में चमक रही थी। चारों ओर रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उस स्पोर्ट्स गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, उसे फॉलो करते हुए। गाड़ी में बैठे शख्स गहरी सोच में था, पर जाने क्या सोचते हुए उसकी आंखें आसमान की तरफ बढ़ गया और आसमान में तारा टूटने दिखाई दिया। वो देखता रहा और बोला, या अल्लाह, फिर मैंने आसमान में टूटता तारा देख लिया। आज कौन सी गुनाह होगी मुझसे। फिर वो सामने देखा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी को हॉर्न बजाते हुए नजर आती है जो बिल्कुल पास आ गई थी। अब उस शख्स को समझ नहीं आया कि राइट या लेफ्ट। उस सामने वाली गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट टर्न लेती है तो गाड़ी में बैठे शख्स भी धोखे के हाथ राइट कर देता है। फिर वो गाड़ी तेज रफ्तार के कारण हल्का सा इस शख्स के गाड़ी से टकराकर गोल पलटी खाकर गिरता हुआ आधा किलोमीटर दूर उल्टी खड़ी होती है। गाड़ी बैठे शख्स ने कहा, अल्लाह रहम, क्या हो गया मुझसे, अब क्या नई मुसीबत आ गई। ये तारे मुझे हमेशा दगा दे जाती है। फिर गाड़ी के साइड में खड़े किया तो पीछे आ रही गाड़ी भी उनकी गाड़ी के पीछे साइड पर आकर खड़ी हुई और वहाँ से 2 नौजवान लड़के निकले और पहली गाड़ी में के उस शख्स को बोले, भाईजान ये क्या हुआ आपसे, एक्सीडेंट हो गया, देखो वो गाड़ी की ओर कैसे स्पार्किंग हो रही है। बाखुदा जिस तरह गाड़ी पलट कर गया, लगता है नहीं वहाँ बैठे शख्स जिंदा हो। उस गाड़ी में बैठे शख्स गाड़ी से उतरकर बोला, शमशेर जाकर देखो गाड़ी में कौन लोग हैं, कोई परिवार के लोग फंसे हुए तो तुरंत मदद करो जाओ, और रहमान तुम भी जाओ, शमशेर की मदद करो। हॉस्टल कमरे में हिना अक्षा की बात सुनकर तसल्ली देती है और कहती है, रणविजय आएगा तो तुम सब बातें बता देना, वो विक्रम को जरूर सजा देगा। तुम सिर्फ कल की ऑडिशन के बारे में सोचो। अक्षा हिना के बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो रणविजय को अच्छी तरह से नहीं जानती है। उसे तो 1 सप्ताह ही हुए हैं मुंबई में आए हुए, पर रणविजय ने कभी उससे बदतमीजी नहीं किया था। वो सोचते हुए एक बिस्तर पर लेटे लेटे सो गई। इधर विक्रम गाड़ी ड्राइव करते सोचा, अक्षा के कांटे और नाखून गड़ाने की वजह निकली थी। वो पहली बार किसी शिकार ने उसे मत दिया, इसीलिए वो बेहद बौखला गया था। उसने फ़ोन किया, किसी ने रिसीव किया
और फोन पर गुस्से से बोला, माया तुम होटल में मेरे कमरे में मिलो, आज रात मेरे साथ रहना है तुम्हें, आई बात समझ में। माया ने फोन कट हुआ तो बोली, बड़ा रावत है, प्यार का मालिक समझता है अपने आप को। ये चलो, आज पता नहीं किसकी गुस्सा मेरे नाजुक बदन पर निकलेगी, चलो नहीं तो ऐसे आराम की जिंदगी कहाँ मिलेगी। माया एक ही बकरा तो जमकर मेरी जवानी पर पैसे लुटाता है। भोपाल में शमशेर और रहमान आसपास को देखते हैं। इस वक्त सड़क सुनसान था, आते जाते कोई नहीं दिख रहा था। वो लोग इस गाड़ी के पास आए और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं इस गाड़ी में कितने लोग हैं। और गाड़ी के पास पहुंचकर देखते हैं गाड़ी के हेड नीचे और चक्का ऊपर रहता है। तो नीचे बैठकर आवाज़ लगाते हुए तभी जोरदार स्पार्किंग होता है और लाइट फूटती है। तो दोनों डरकर थोड़ी दूर होते हैं और कहते हैं, शमशेर आजान भाईजान ने कहाँ फंसा दिया हमें। दूर खड़ी गाड़ी में बैठे अजान खान शमशेर और रहमान को देखकर गाड़ी से उतरकर वहां आए और बोले, या खुदा, तुम लोग कितने डरपोक इंसान हो, कोई मर रहा है और तुम दोनों दूर से ताक रहे हो। फिर वो झिझक कर खुद ही गाड़ी के पास आए और आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, आर यू देयर, हेलो आर यू देयर। फिर उसने नीचे विंडो से झांकता है तो एक लड़की दिखाई देती है जिसकी कपड़े लाइट में चमक रहा होता है। आजान ने जल्दी से अपने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करके गाड़ी को अंदर देखने लगा तो उसमें एक लड़की बैठी दिखाई दी है जो बहुत ही सुंदर से रेड कलर के कपड़े पहनी हुई थी और खून से लथपथ, बहुत बुरी तरह से फंसी हुई लंबी लंबी सांसें चल रही थी। वह विचलित हो गया और उसके मुंह से सहसा ही निकल गया, आह अल्लाह। आजान जल्दी से विंडो को टूटी हुई शीशों से अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोला और कहा, जल्दी जल्दी अपना हाथ दीजिए मोहतरमा। उस लड़की को अपना हाथ देते हुए बोला। फिर जब वो लड़की चुपचाप देख रही थी, उसके हाथ हरकत नहीं किया तो आजान खुद ही उस लड़की को खींचा अपने तरफ, लेकिन उस लड़की के दोनों पैर बुरी तरह फंसे थे। आजान खान अंदर जाने की सोचने लगे और लड़की को बोला, मैं कुछ करता हूँ, आप घबराए ना। फिर शमशेर से कहता है, शमशेर, रहमान, तुम दोनों क्या देख रहे हो, मदद के लिए जाओ, तुम दोनों उस तरफ जाओ, गाड़ी को देखो, मोहतरमा के पैर फंसी है, निकालने लगे, जाओ जल्दी, वो चिल्लाया। तो शमशेर और रहमान घबराकर गाड़ी के दूसरी ओर गया और खिड़कियों तोड़कर फर्श पर निकाला। शमशेर और रहमान पास आकर बोले, भाईजान, उस गाड़ी पर नज़र डालिए, देखिए तो पेट्रोल का रिसाव हो रहा है और गाड़ी की स्पार्किंग तेज होने लगी है। अब यहाँ इस गाड़ी के पास रुकना खतरे से खाली नहीं है, लग रहा है, इसीलिए चलिए आप। आजान खान आंखें फैलाकर शमशेर को देखा, बुरी तरह से घूरकर। तो शमशेर डर गया और चुपचाप खड़े हो गया, सिर झुकाए। आजान खान नाम है मेरा, मुश्किल हालातों से खेलना सीखा है मैंने। वो बेबस मोहतरमा की मदद की ज़रूरत है, हमारी गाड़ी से टकराकर उस मासूम की जान खतरे में आई है, ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। फिर आजान ने उस लड़की से मासूम चेहरे पर नजर डाली। वह लड़की बेहोश होते अपने हाथ आजान की तरफ धीरे से मदद मांगने हाथ बढ़ा दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बेचारगी का आलम बता दिया। उसने नज़र आजान की तरफ ही देखते हुए अपनी आंखें बंद किया। आजान उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मदद करने के बिल्कुल नहीं डरा और खुद ही गाड़ी के अंदर पेट के बल आया और स्टीयरिंग में हाथ डालने उसी लड़की के करीब गया और पैर निकलने लगा। फिर हालात नाजुक देखकर शमशेर से चिल्लाया, जाओ जल्दी से उनकी मदद करो वरना तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा। आजान की धमकी सुनकर शमशेर और रहमान घबराकर गाड़ी की दूसरी ओर गए और खिड़कियां तोड़कर स्टीयरिंग में फंसे पैर को निकालने लगे। गाड़ी पर स्पार्किंग तेज हो गया, वो 1-2 सेकेंड में फट जाएगा ऐसा लग रहा था। आजान लड़की को अपने तरफ खींचा, उधर से शमशेर और रहमान ने स्टीयरिंग पर पैर खींचा। इधर आजान ने एक लड़की के बाहों में भरकर अपने तरफ खींचा तो वो आसानी से उसके बाहों में बेहोश के आलम में आया।
आजान जल्दी से बाहर लाया गाड़ी को और अपनी गोद में उठाकर तेज कदमों से उस गाड़ी के पास से निकलकर अपने गाड़ी की तरफ जाने लगा तो शमशेर और रहमान भी जल्दी से उस गाड़ी के पास से हटे। वो लोग कुछ 4-5 दूर कदम रखे ही थे कि वो उल्टी पड़ी गाड़ी तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। उस गाड़ी के कई टुकड़े होकर इधर उधर बिखर जाते हैं और जो बचता है उसमें आग धू-धू कर तेजी से लगता है। आजान उस गाड़ी के पीछे पलट कर देखता है, फिर उस लड़की को देखकर बोला, 1 सेकेंड भी देर करता तो उस लड़की की जान के साथ हमारी भी जान जानी थी। शुक्र है अल्लाह कि उसने अपनी गाड़ी के पीछे दरवाजे को खोलकर उसे आराम से लेटा दिया और उस लड़की को आवाज़ देते उसके गालों पर हल्का थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करता है। हेलो मोहतरमा, क्या आप हमारी बात सुन रही है? वो नहीं उठी और ना ही कोई हरकत किया तो आजान दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी के पीछे शमशेर और रहमान खड़े थे। आजान ने देखा अपने हाथों को उस लड़की के खून से सने हुए थे। फिर उसने अपने हाथ और कपड़ों को देखकर खून के पेट पर रगड़ दिया और बोला, शमशेर, रहमान, तुम दोनों अख्तर साहब के जश्न में शामिल हो जाओ जाकर, और मुझे याद करे तो कह देना दिल्ली के डेलीगेट्स आ गए हैं तो मीटिंग में बिजी हैं, शायद ही आ पाएँ, और दादी अम्मी खालाजान को भी यही एक्सक्यूज देना। मैं इस मोहतरमा को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। शमशेर ने कहा, भाईजान, अख्तर साहब कहाँ मानेंगे और नानी जान बहुत नाराज़ हो जाएगी आपसे। आजान ने फिर कहा गंभीर होकर, शमशेर अभी सबको सच बताने से परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता दादी अम्मी समेत अम्मी के सेहत पर असर हो, खामाखा परेशान हो जाएगी। ये केस एक्सीडेंट की है तो पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ताकि हालात को काबू कर सकूँ। फिर उसने अपने जेब से फ़ोन निकालकर गाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए फ़ोन लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से निकलता है। शमशेर और रहमान भी वहाँ से अपने गाड़ी में निकलते हैं। आजान खान के फ़ोन रिंग जाता है। सामने पिक हुआ हेलो की आवाज़ आई। आजान ने कहा, हेलो डॉक्टर चाचा, मैं आजान खान एक एक्सीडेंट का एक पेशेंट लेकर आ रहा हूँ आपके नर्सिंग होम पर, प्लीज़ इसे देख ले। मैं सीधे ही मेन केजीबीटी गेट पर आता हूँ, आप ज़रा नज़र रखना वहाँ कोई आपके आदमी सिवाय कोई ना हो। आप तैयार रहिएगा और पुलिस हो तो दूर रहें। डॉक्टर चाचा ने कहा, मियाँ आजान, आपसे एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? आजकल पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है, वह जल्दी ऐसे केस को पेचीदा बना देती है। मुंबई में विक्रम कमरे में आया और माया को देखकर थोड़ा गुस्सा कम हुआ। माया भड़काऊ ड्रेस में शराब के गिलास तैयार रखी थी और विक्रम ने वो जल्दी से गिलास लिया। पुलिस गश्ती टीम ने एक्सीडेंट हुई गाड़ी को देखी और दूर जाते गाड़ी के पीछे आई और ट्रैफिक सिग्नल पर आजान की गाड़ी को रोक लिया। चूँकि आजान शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और बड़े खानदान से थे तो पुलिस टीम ने शराफत से बात किया, तो आजान ने भी थोड़ी शराफत दिखाई और गाड़ी के पीछे एक्सीडेंट लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहा। पुलिस टीम आजान के गाड़ी के पीछे गई हॉस्पिटल। डॉक्टर हुसैन ने नर्सिंग होम आकर आजान की गाड़ी रुकती है, साथ ही पुलिस की गाड़ी भी। डॉक्टर हुसैन तो पुलिस देखकर चौंक गए, पर वो डॉक्टर हैं, उसे हैंडल करना आता है। उसने अपने डॉक्टर और बॉयगार्ड नर्स के साथ स्ट्रेचर लिए खड़े थे। ये उस जगह पर थे जहां वीआईपी का आना जाना था। वो जल्दी से आजान के गाड़ी से लड़की को निकालते हैं और स्ट्रेचर पर लिटाया। डॉक्टर हुसैन ने नब्ज और टटोली धड़कन सुने, फिर बोली, ओटी में लो चलो पेशेंट को। फिर डॉक्टर हुसैन आजान को देखकर कहा, आजान मियाँ, पेशेंट गंभीर मालूमात होता है, यह मुश्किल केस है, तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरा करो, मैं ओटी में हूँ। उसने पुलिस को देखकर बोला। ओटी स्टार्ट हुआ। आजान ने हॉस्पिटल का फॉर्म फिलअप किया। पुलिस ने भी आजान के स्टेटमेंट लिया पेशेंट के बारे में।
रात आधी होने आई थी। अजान के पास फोन आया, स्क्रीन देखा तो आंख चौड़ी हुई और फोन उठाया और बोला, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। अजान कहाँ है आप? क्या आपको घर वाले की फिक्र नहीं है? जब देखो काम के गले लगाए रहते हो। दादी अम्मी परेशान है, खाला जान परेशान हुई, आपको भाभी जान सुरैया बेगम का बुरा लगा, नरगिस को आपके आने का बेसब्री से इंतजार था, अब्बा जान परेशान थे, इसमें बड़ी जश्न का माहौल था, बस कमी आपकी थी, सभी मेहमानों को भी आपकी कमी ना गुजार लगी। आजान ने नॉर्मल शब्दों में कहा, सॉरी भाईजान, हम समझ सकते हैं, पर यहाँ भी बेहद जरूरी काम है, हम घर आकर हकीकत गुफ्तगू करते हैं। सब्बा खैर। आजान ने पुलिस ऑफिसर से कहा, एक्सीडेंट पेशेंट की सारी फॉर्मेलिटी कर दिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसीलिए आप लोगों से भी उम्मीद है, कोशिश कीजिएगा, मीडिया को इस बात का पता नहीं चलनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ओके खान सर, आई विल हैंडल इट, डोंट वेरी। 4 घंटे बाद सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। डॉक्टर की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो पुलिस ऑफिसर अजान खड़े मिले। डॉक्टर हुसैन ने पेशेंट की कंडीशन बताया, अभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, ब्लीडिंग बहुत है, इसीलिए आज ही आईसीयू में रखना होगा, होश भी आएगी तो बोल नहीं सकती। फिर डॉक्टर अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए कहा, अजान मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो दोनों गए। सुबह 6 बजे मुंबई हॉस्टल में अक्षा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। उसे रात के घटनाक्रम से उबर आई थी, फिर भी डर कहीं बैठ गई थी। हिना और अक्षा तैयार होकर गाने के बारे में डिस्कस करते हुए कॉलेज का समय हुआ और वो दोनों कॉलेज आई। रणविजय की डिजायर विला में टोनी कॉफी लेट नाइट आया था तो कुछ मालूम नहीं हुआ था। जब सुबह हुई और अक्षा के लिए नाश्ता का ऑर्डर दिया कुक से तो वो लोग बताए कि कल विक्रम सर आए थे और मैम के साथ बहुत बदतमीजी किया था, तो मैम रात से ही कहीं चली गई है। टोनी परेशान था, घर की जिम्मेदारी उसने संभाल ली है, जब रणविजय सर आएंगे तो क्या जवाब दूंगा। फिर उसने फ़ोन लगा दिया अक्षा को। अच्छा कॉलेज के समय फ़ोन वाइब्रेट में रखती है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाई। संगीत यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आज ऑडिशन का आखिरी दिन था। शीतल खुराना के दबाव दिया तो ऑडिशन के पहले राउंड में सक्षम के बैंड बुलाए और परफॉर्मेंस शुरू हुआ। 2 मिनट में गाना शुरू हुआ। इस गाने को अच्छा नंबर दिया जॉर्ज टीम के पैनल ने। फिर बारी आई अक्षा की तो उसने सोलो परफॉर्मेंस किया। अक्षा आधे गाने पर रुक गई और बिना कुछ बोले ऑडिशन रूम से निकल गई। जूरी मेंबर के पैनल अक्षा को सुनकर एक दूसरे को फुसफुसाकर बोलने लगे तो माणिक मल्होत्रा इस संगीत यूनिवर्सिटी का ओनर था। वो पैनल में बैठे थे और जजों को अक्षा का इंट्रोड्यूस किया था कि इस कॉलेज के सबसे अच्छी आवाज़ की सिंगर है। लेकिन अक्षा के ऑडिशन देखकर वो सदमे में थे कि अक्षा कैसे ऐसा कर सकती है। जजों के पैनल ने सक्षम बैंड ग्रुप में कम नंबर दिया। मिस्टर माणिक ने नंबर देखा और बिना कहे किसी को वहां से उठकर बाहर आया और आसपास खड़े स्टूडेंट से पूछा, सुनो अक्षा देसाई कहाँ है? कुछ स्टूडेंट ग्रुप में खड़े थे और अपने उंगली से इशारा करके बताया, वो रही। अच्छा उदास बैठी थी हिना के साथ। तभी मिस्टर माणिक मल्होत्रा आए और बोले, रोबीले आवाज में पूछा, अक्षा देसाई आज तुमने जो ऑडिशन दिया है क्या तुम सेटिस्फाई हो? अक्षा और हिना आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़े हुए घबराकर, क्योंकि मिस्टर माणिक मल्होत्रा किसी भी स्टूडेंट से कभी बात करते नहीं दिखे थे। वो बस मीटिंग के लिए आया करते थे, बाकी अपनी म्यूजिक कंपनी में वक्त देते रहे थे। लेकिन आज तो कुछ और हो रहा है। अक्षा के खराब प्रदर्शन से नाखुश मिस्टर माणिक मल्होत्रा खुद आए हैं पूछने। अक्षा और हिना सोच ही रही थी। माणिक ने फिर सवाल किए, मेरे सवाल का जवाब दो मिस अक्षा देसाई, क्या तुम सेटिस्फाई हो अपने परफॉर्मेंस से? अक्षा ने सिर झुकाकर नहीं बोली। माणिक मल्होत्रा ने कहा, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम अपने आप को साबित कर पाओगी कि तुम एक बेस्ट सिंगर हो
और हाँ, मैंने सुना था कि तुम अपने दादाजी की तरह अच्छी सिंगर बनना चाहती हो। तो मैंने गलत सुना था शायद, है ना? अक्षय दादाजी के बात सुनकर याद किया वो कैसे घंटों प्रैक्टिस किया करते हैं। अभी भी वो सुबह 4 बजे उठकर वीणा लेकर गायन में लगे रहते हैं। फिर कुछ दादाजी के दिए वादा याद किया। माणिक मल्होत्रा अक्षय की कोई जवाब नहीं देने पर मायूस लौटने के लिए कदम बढ़ा दिए। अक्षय ने फिर आत्मविश्वास से भर गई दादाजी की याद करके और फिर दौड़कर माणिक के पास आई और बोली, सर जी, सर मैं गाऊंगी। अपने आप को साबित करना है मुझे। मैं अच्छा सिंगर हूँ। माणिक मल्होत्रा की आंखों में चमक आ गई, जो मायूस हो गया थे। फिर बोले, ठीक है, फिर चलो, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझी? अक्षय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, नहीं होगी गड़बड़ी। फिर वो माणिक के पीछे गई। माणिक आया और जजों को देखकर बोला, मुझे मेरी स्टूडेंट को एक चांस देना है। क्या आप सब राजी हैं? जजों के पैनल एक दूसरे को देखने लगे तो शीतल ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम एक स्टूडेंट के लिए हम नहीं बदल सकते। अगर एक को मौका दिया तो सबको एक बार मौका देना होगा। माणिक ने सपाट शब्दों में कहा, ठीक है, तो मैं ये ऑडिशन यहीं रद्द करता हूँ और कोई स्टूडेंट की सिलेक्शन नहीं होगी। ये रद्द करता हूँ क्योंकि मेरी नज़रों में एक भी सही सिंगर नहीं है। और फिर भी जज ने एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। फिर माणिक उठकर जाने लगे तो शीतल ने कहा, ठीक है, हम रेडी है एक मौका देने के लिए मिस्टर माणिक मल्होत्रा, लेकिन बाहर कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए वरना स्टूडेंट हल्ला मचा देंगे। शीतल के साथ सभी जजों ने कहा। माणिक ने आवाज दी, मिस अक्षय देसाई, प्लीज कम एंड अपना परफॉर्मेंस दो। अक्षय आई और ऑडिशन देने लगी। अक्षय ने परफॉर्मेंस खत्म किया ही नहीं था और सारे जजों ने तालियां बजाते हुए अपने अपने चेयर से उठे। माणिक बेहद खुश हुए, वो भी ताली बजाकर खुशी जाहिर किए। तभी जजों के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिया और सिलेक्शन कर दिया। अक्षय खुशी से दौड़कर बाहर गई और हिना जो टेंशन में खड़ी थी उसे गले लगा लिया और कहा, हिना मेरी सिलेक्शन हो गई है। हिना भी बहुत खुश हुई और पार्टी के लिए कहा। अगली सुबह रणविजय एकदम सुबह ही सिंगापुर से भारत पहुंचे और अपने विला आए। वह बहुत खुश था कि 2 दिन बाद अक्षय से मुलाकात होगी। सोचकर जब वो घर के दरवाजे पर कदम रखा तो उसके दिल की धड़कन तेज थी, पता नहीं कैसे, पर आजकल अक्षय की याद आने के मात्र से उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो हॉल में आया और सोफे पर बैठा। सिराज उसका पर्सनल सेक्रेटरी रणविजय को लगेज लेकर अंदर आया और आज की शेड्यूल बताने लगा कि आज दोपहर कपूर के साथ मीटिंग है। रणविजय ने फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम ऑफिस में मिलते हैं। सिराज ने टोनी से लगेज लिया और रणविजय के कमरे में लगेज रखने चला गया। रणविजय ने अपने फ़ोन पर ईमेल चेक किया और अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद रणविजय तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया तो देखा अभी भी अक्षय कमरे से बाहर नहीं आई, जबकि आज रणविजय बहुत लेट समय से चल रहा था, जो अक्षय का समय था, मतलब 9 बजे थे। टोनी नाश्ता लेकर आया और डाइनिंग टेबल पर रखने लगा तो रणविजय ने पूछा बेताबी से, टोनी, अक्षय अभी तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आई और ना घर में उसकी गुनगुनाने की आवाज़ हुई। घर बिल्कुल शांत लग रहा है। अक्षय को कॉलेज जाने से लेट नहीं हो रहा है? टोनी के हाथ पैर फूलने लगे कि वो क्या बताए, पर बताना तो पड़ेगा ही। उसने धीरे से हिम्मत जुटाई और बोला, सर, अक्षय मैम घर नहीं है। रणविजय जो प्लेट पर नाश्ता परोसने पर ध्यान दे रहा था, वो टोनी को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आया अभी अभी टोनी ने क्या कहा। फिर उसने बात दोहराने को कहा। टोनी ने आंखें नीचे करके बोलने लगा, सर, अक्षय मैम घर पर नहीं है। आप जिस दिन गए उसके दूसरे दिन मैं शाम यहाँ घर पर नहीं था। बहन के बेटे का जन्मदिन था। बहन ने जिद से चला गया। उसी शाम विक्रम सर यहाँ आए थे। उन्होंने मैम के साथ बदतमीजी किया तो वो उसी रात ही घर छोड़कर चली गई, जो अभी तक नहीं आई। मैंने मैम को बहुत कॉल किया, मैम कोई जवाब नहीं दे रही।
रणविजय की आंखों में खून उतर आया था टोनी की बात सुनकर। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर जल रहा है और दिल पर हजारों सुइयां के एक साथ चुभ दिए हैं। रणविजय गुस्से से खड़ा हुआ और घर से निकल गया। अपने मर्सिडीज बेंच पर बैठ गया और ड्राइविंग करते फोन किया। रिंग गया तो सिराज का फोन उठाया और हेलो बोला। मैं रणविजय। सिराज, तुम विक्रम इस वक्त कहाँ है? पता करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शायद मुझे अपने ऑफिस आने में देरी होगी। तुम्हें जल्दी बताओ विक्रम कहाँ है? उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया बोलकर। सिराज ने अपने सोर्सेज से पता किया तो विक्रम अपने ऑफिस पर था। अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग करने के लिए कुछ कंपनियों के डायरेक्टर के साथ सिराज का फ़ोन पर मैसेज भेज दिया रणविजय को। इधर विक्रम अपने बिजनेस सूट पहने मीटिंग हॉल में एंट्री किया और मदन अपने पर्सनल सेक्रेटरी को फाइल के बारे में जानकारी ले रहा था। फिर लोगों का आना शुरू किया। सब आते जा रहे थे और विक्रम अभिवादन करते अपने सीट पर बैठने लगे। रणविजय की गाड़ी कंपनी के मेन गेट पर खड़ी किया और बेहद गुस्से से अपने कोट निकाला पर गाड़ी के पैसेंजर सीट पर रखा। फिर वो गाड़ी के दरवाजा खोला और अपने कलाई को कॉलर मोड़ते हुए मीटिंग हॉल की तरफ कदम बढ़ाने जाने लगा, लंबी डांग भरते हुए। विक्रम सबसे मुस्कुराते हुए बातचीत करने लगा था। उसे जरा भी खबर नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। रणविजय ने दरवाजे पे अपने पैर से धक्का मारा और खुला तो तेज आवाज में उस सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। एक पल के लिए वहां पर के सभी सदमे में चले गए। विक्रम भी पलटकर देखा तो रणविजय के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर शॉक हुआ और शून्य में चला गया। उसे कुछ भी नहीं सूझा। वह बस रणविजय को देखता ही रहा। रणविजय विक्रम के पास आया और रबेली आवाज में बोला, सबके सामने मार खाना है या बाहर चलकर? डिसाइड तुम करो। वह मारने के लिए ऐसा पूछ रहा था जैसे उसे डिनर इनवाइट कर रहा हो। विक्रम तो रणविजय को कोल्ड आंखों देख रहा था। वो चुपचाप खड़े हुआ अपने गाल पकड़कर। रणविजय ने चेहरे पर सख्ती देखकर विक्रम के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। रणविजय ने आखिरकार वार्निंग दिया और बोला, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सजा यही चाहिए, ठीक है? वह पहले तो विक्रम के सामने पीठ किया, फिर जोरदार घुमाकर एक मुक्का विक्रम के जबड़े पर दिया। विक्रम दूर जाकर गिरा। उसका मुंह खून ही खून भर गया। वहां आए सारे कंपनी के डायरेक्टर घबराने लगे और दौड़कर भागने लगे। विक्रम और रणविजय को देखकर वह शोरगुल करने लगे। रणविजय आज ग्रेनेड बम के समान लग रहा था। जब वो गुस्से से फट रहा था तो विक्रम के जबरदस्त वार कर रहा था। जब विक्रम अधमरा हुआ तो फिर गुस्से में विक्रम के शॉर्ट के कॉलर पकड़कर वार्निंग दिया, ये सजा अक्षय के साथ बदतमीजी करने की है, जो बहुत कम सजा मिली है। जिस दिन तू किसी को परेशान करते दिखा तो उस दिन तेरा इस चौकाचौंध की दुनिया में आखिरी दिन होगा। याद करके रखना, तेरी हर कदम पर अब मेरी नजर होगी। वो बोलकर पटक दिया और जाने लगा। इधर अक्षय के कॉलेज में डिस्प्ले बोर्ड की सूचना आया कि ऑडिशन में अक्षय देसाई को चुना गया है सोलो सॉन्ग के लिए। सक्षम ग्रुप अपने क्लासरूम में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। साहिल ने कहा, सक्षम ये गलत है, हमारे ग्रुप तो ऑडिशन से अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि अक्षय देसाई पहले ही निकल गई थी। उदय ने कहा गुस्से में, हाँ सक्षम, अब दोस्ती निभाने का दिन उस अक्षय देसाई का है। उसे जाकर बोलो वो छोड़कर चली जाए हमारे जगह से। उसे हमारा बैंड ही एल्बम के लिए गाना प्ले करने वाला करेगा, वो नहीं। सक्षम ने कहा, बात सही है। चाहे तो अक्षय हमारी बैंड में फीमेल वॉइस के कोलैबोरेशन कर सकती है, पर मौका नहीं छीन सकती। इसीलिए पहले मुझे बात करना होगा। वो बोलकर जाने लगा। अक्षय और हिना डिस्प्ले बोर्ड के पास से अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ी रही थी और सक्षम उन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। इधर रणविजय गुस्से से लंबे डग भरते हुए अपने केबिन की ओर प्रवेश कर रहा था और सिराज जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहा था। रणविजय की बातें को सुन रहा था। सिराज, अक्षय कहाँ है? किस हालत में है? उसका पता करो। जैसे ही पता चले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। समझ आया? ये काम जल्दी हो तो अच्छा है।
मैं आज के आज ही मिलना चाहता हूँ और विक्रम पर नज़र रखो।